अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जीन वाटसन थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरिस्ट, मेटा पैराडिज्म इन लाइट ऑफ द थ्योरी, 7 assumptions ऑफ द थ्योरी, मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी, 10 क्रिएटिव फैक्टर्स नाउ नोन एज द 10 कैरिटास प्रोसेसेस, strengths and weaknesses of the theory, conclusion of the theory। अब हम डिस्कस करने लगे हैं जीन वाटसन के बारे में, जीन वाटसन की पैदाइश के बारे में कि डॉक्टर जीन वाटसन जो के पैदा हुई जून 10, 1940 को, लेकिन कुछ सोर्सेस के मुताबिक ये 21 जुलाई 1940 को वेल्च में वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में पैदा हुई। ठीक है, 2026 तक डॉक्टर जीन वाटसन अभी तक अलाइव है। ठीक है, शी कंटिन्यूज हर वर्क थ्रू दी वाटसन केयरिंग साइंस इंस्टीट्यूट। वो आज भी नर्सिंग के जो शोबे हैं उसमें काम कर रही हैं और विच शी फाउंडेड इन 2008 टू एडवांस हर केयरिंग थ्योरी ग्लोबली। और उन्हें वो अपना काम वाटसन केयरिंग साइंस इंस्टीट्यूट के ज़रिए जारी रखे हुए हैं, कंटिन्यू कर रही हैं, जिसकी बेस पे उन्होंने 2008 में अपनी केयरिंग थ्योरी को पूरी दुनिया में ग्लोबली इंट्रोड्यूस करवाया, एडवांस भी करवाया। और इस जो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है, ये दुनिया भर के जो जितनी भी नर्सेज हैं उनको केयरिंग साइंस की जो एजुकेशन है वो देना, उसकी डेवलपमेंट में मज़ीद काम भी किया। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन डॉक्टर वाटसन pursued an extensive academic path at the University of Colorado and specialized schools to build her foundational knowledge in nursing and psychology. Nursing diploma 1961, graduated from the Lewis Gale School of Nursing in Roanoke, Virginia. 1961 में उन्होंने लेविस गेल स्कूल ऑफ नर्सिंग वर्जीनिया से नर्सिंग का डिप्लोमा मुकम्मल किया, यानी ये इनकी बेसिक नर्सिंग एजुकेशन थी। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग 1964, कंप्लीटेड हर BSN एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में। उन्होंने 1964 से यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग मुकम्मल किया। इस डिग्री से इन्हें जदीद जो मॉडर्न नर्सिंग का इल्मी और प्रैक्टिकल वर्क, यानी एक उन्होंने एजुकेशन भी कंप्लीट की और दूसरा उन्होंने प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो उन्होंने गेन किया था इससे। मास्टर ऑफ साइंस 1966, अर्नड हर MS इन साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो डेनवर। 1966 में उन्होंने साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मास्टर ऑफ साइंस मुकम्मल किया। इस तालीम ने इन्हें जहनी सेहत और नफ्सियाती मरीज़ों की देखभाल की उन्हें बहुत गहरी समझ दी इससे। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी 1973, रिसीव्ड हर PhD इन एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर। 1973 में उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी और काउंसलिंग में PhD हासिल की। इस डिग्री ने इनकी थ्योरी में एजुकेशन, साइकोलॉजी और इमोशनल जो बिहेवियर हैं उसके जो प्रिंसिपल हैं वो शामिल किए थे। अब एजुकेशन के बाद हम बात करते हैं हिस्टोरिकल टाइमलाइन एंड इवैल्यूएशन। डॉक्टर जीन वाटसन थ्योरी डिड नॉट अपीयर ओवरनाइट, it evolved over decades to meet the changing landscape of professional nursing. 1975 to 1979, The Genesis. Watson wrote her first book, Nursing: The Philosophy and Science of Caring, published in 1979. This foundational text emerged from her
experiences teaching in undergraduate and graduate nursing programs, where she felt a strong need to give nursing its own unique philosophical and scientific identity separate from medicine. 1975 से 1979 के दौरान उन्होंने अपनी पहली किताब नर्सिंग द फिलॉसफी एंड साइंस ऑफ केयरिंग लिखी, जो 1979 में पब्लिश हुई। ये किताब उनकी थ्योरी की बुनियाद थी। ये किताब इनके अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट नर्सिंग प्रोग्राम में एक जिसे कहते हैं ना टीचिंग के जो तजर्बात हैं उनकी बुनियाद पर लिखी गई थी। पढ़ाते हुए उन्होंने महसूस किया कि नर्सिंग की अपनी अलग जो शनाख्त होती है वो होनी चाहिए। उन्होंने इसके अलावा महसूस किया कि नर्सिंग को मेडिसिन से अलग करके अपनी एक यूनिक फिलोसफिकल और साइंटिफिक जो आइडेंटिटी है वो मिलनी चाहिए। इनके मुताबिक जो नर्सिंग है सिर्फ डॉक्टर के जो ऑर्डर्स हैं उन पर अमल करना नहीं बल्कि एक आज़ाद पेशा है। 1985 systemizing the science, she published Nursing, Human Science and Human Care, a theory of nursing. This work expanded on the original concepts, explicitly defining nursing as a human science that integrates the arts and humanities with scientific principles. 1985 में उन्होंने नर्सिंग ह्यूमन साइंस एंड ह्यूमन केयर आर थ्योरी ऑफ नर्सिंग पब्लिश की। इस किताब में उन्होंने अपनी थ्योरी को मज़ीद जो वाज़िह अंदाज है उसमें पेश किया। ये जो वर्क है इस किताब में उन्होंने ओरिजिनल कंसेप्ट को एक्सपेंड किया, यानी उन्होंने केयरिंग थ्योरी की तफसील जिसे कहते हैं वो बयान की। इसमें नर्सिंग को एक ह्यूमन साइंस करार दिया गया जो साइंस, आर्ट्स और इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ विद साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको जिसको कहते हैं ना इकट्ठा किया। नर्सिंग में सिर्फ इलाज नहीं बल्कि मोहब्बत, हमदर्दी, अखलाकियात और इंसानियत भी शामिल है। (1988) The postmodern shift. With the new postmodern nursing agenda, Watson challenged the rigid bureaucratic healthcare system. She argued that modern clinical environments were becoming increasingly mechanized and cold, pushing for a return to radical human compassion. 1988 में न्यू पोस्ट मॉडर्न नर्सिंग एजेंडा के ज़रिए उन्होंने एक रिजिड यानी सख्त और ब्यूरोक्रेटिक जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उनको चैलेंज किया। उन्होंने नर्सिंग में इंसानियत को अवलीन यानी फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जदीद हॉस्पिटल्स का जो माहौल है बहुत ज़्यादा मशीनी और इसके अलावा मैकेनिक यानी कि मैकेनाइज्ड और कोल्ड बनता जा रहा है, यानी मरीज़ों की जज्बाती ज़रूरियात जो है नज़रअंदाज हो रही हैं। उन्होंने इंसानी हमदर्दी और मोहब्बत की तरफ दोबारा वापसी पर जोर दिया है। इनके मुताबिक बेहतरीन नर्स वो है जो मरीज़ के साथ शफकत से पेश आए। 2005 and beyond, the Caritas evaluation, Watson formally transitioned her original 10 Caritas factors into 10 Caritas processes. The word Caritas comes from the Greek word meaning to cherish, appreciate, or give special love. This shift brought a more spiritual, fluid, and deeply relational dimension to the theory, aligning it with modern clinical practices. 2005 के बाद डॉक्टर वॉटसन ने अपने 10 क्रिएटिव फैक्टर्स को 10 कैरिटास प्रोसेसेस में तब्दील कर दिया। उन्होंने केयरिंग को ज़्यादा रूहानी, इंसानी और जो मॉडर्न जो अंदाज है उसमें उन्होंने
पेश किया। जो वर्ड है कैरिटास यूनानी जुबान से लिया गया है, जिसका मतलब है मोहब्बत करना। चेरिश मीन मोहब्बत करना, अप्रिशिएट मीन कदर करना, गिव स्पेशल लव यानी इस खास शफकत का इजहार करना। कैरिटास मरीजों के लिए खुलूस, इज्जत और मोहब्बत से भरपूर देखभाल की एक अलामत है। इस तब्दीली ने थ्योरी में रूहानियत यानी स्पिरिचुअल जो इंसानी ताल्लुकात होते हैं और इसके अलावा लचक को शामिल किया, जिससे ये जो जदीद क्लिनिकल प्रैक्टिस के मुताबिक ये हो गई। अब ये थ्योरी सिर्फ जिस्मानी इलाज तक महदूद नहीं है, यानी लिमिटेशन इसकी सिर्फ जो जिस्मानी इलाज है उस तक नहीं है, बल्कि पेशेंट की जिस्मानी, जहनी, जज्बाती, सोशल, स्पिरिचुअल ज़रूरियात को भी शामिल करती है। अब बात करते हैं मेटा पैराडिज्म के बारे में, यानी थ्योरी की रोशनी में मेटा पैराडिज्म। फर्स्ट आता है पर्सन यानी इंसान या मरीज। ह्यूमन हैव नीड्स, अचीवमेंट्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल दैट आर वैल्यूड, रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड केयर्ड। इंसान की मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं, जैसे कामयाबी हासिल करना, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, अपनी मुकम्मल सलाहियतों को हासिल करना, दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात जिसे इंटरपर्सनल कहते हैं। इंट्रापर्सनल होता है अपनी ज़ात को समझना। इन तमाम जो ज़रूरियात है होती है उनकी कदर की जाती है, यानी वैल्यूड होती है और रिस्पेक्टेड होती है, उनका एहतराम किया जाता है, इन्हें सपोर्ट किया जाता है और उनको केयर किया जाता है, यानी उनकी देखभाल की जाती है। जीन वाटसन के मुताबिक मरीज सिर्फ एक जिस्म नहीं है बल्कि एक मुकम्मल इंसान है। नर्स को पेशेंट की जो फिज़िकल है, उसकी मेंटल है, उसकी इमोशन है, उसकी सोशल, स्पिरिचुअल तमाम जो नीड्स होती है ना, उनका ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अपनी बेहतरीन जो स्किल्स है ना वहाँ तक वो पहुँच सके। एनवायरनमेंट, शी डज नॉट डिफाइन द एनवायरनमेंट। उन्होंने माहौल की कोई वाजिया तारीफ नहीं की। जीन वाटसन ने माहौल की कोई महसूस तारीफ नहीं की थी, लेकिन इनके नज़रिए के मुताबिक ऐसा माहौल होना चाहिए जहां पेशेंट खुद को सेफ, रिस्पेक्टफुल और पुरसकून और मोहब्बत के साथ महसूस करे ताकि जो इसकी सेहत है वो बेहतर हो सके। Health, a high level of overall physical, mental and social functioning, a general adaptive maintenance level of daily functioning and absence of illness। सेहत से मुराद जिस्मानी, ज़हनी और समाजी लिहाज से बेहतरीन जो कारकर्दगी होती है वो होती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक खुद को ढालने की जो सलाहियत होती है, एब्सेंस ऑफ इलनेस। जीन वाटसन के मुताबिक सेहत सिर्फ बीमारी ना होने का नाम नहीं है बल्कि इंसान का जिस्मानी, जहनी, सोशल, स्पिरिचुअल तौर पर एक बैलेंस और फंक्शनल होना भी सेहतमंद कहलाता है। नर्सिंग इज कंसर्न विद प्रोमोटिंग हेल्थ, प्रिवेंटिंग इलनेस, केयरिंग फॉर द सिक एंड रिस्टोरिंग हेल्थ। नर्सिंग का मकसद सेहत को फ़रोग देना, बीमारी से बचाव करना, बीमार अफराद की देखभाल करना और इनकी सेहत को जिसको कहते हैं ना रिस्टोर करना, ये होता है। नर्स का काम सिर्फ इलाज में मदद करना नहीं है बल्कि पेशेंट की हर लिहाज से, हर एंगल से देखभाल करना है। बीमारी से बचाव की यानी एजुकेशन देनी है, प्रिवेंटिंग इलनेस, और पेशेंट को सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ यानी रिस्टोर करना है उनकी हेल्थ को। तो ये थे मेटा पैराडिज्म। जीन वाटसन नर्सिंग मेटा पैराडिज्म, जिसमें नर्स क्या है, ट्रांसपर्सनल रिलेशनशिप होता है, ऑथेंटिक प्रेजेंस होती है, कल्चर ऑफ केयरिंग यानी हर कल्चर के पेशेंट की केयर की जाती है। इसमें पर्सन होलिस्टिक बीइंग होता है जिसमें उसकी तमाम स्पिरिचुअल,
फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर किस्म की केयर आ जाती है, तमाम केयर इसमें शामिल होती हैं। माइंड, बॉडी, स्पिरिट इंटेग्रेशन होती है, इनर स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है। इन्वायरमेंट क्या है? हीलिंग स्पेस होती है। फिजिकल एंड मोरल डोमेन होती है। इंटेंशन ऑफ हीलिंग एंड कॉन्शियसनेस होती है। यानी इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए पुरसुकून, हर लिहाज से पुरसुकून होता है, और उनका उसकी जो हीलिंग होती है यानी उसकी जो हेल्थ होती है रिस्टोरिंग की तरफ आ रही होती है। हेल्थ, हाई लेवल वेलबींग, यूनिटी एंड हार्मनी ऑफ बीइंग, ऑप्टिमाइजिंग डिग्निटी एंड सेल्फ नॉलेज। यानी जीन वॉटसन के मुताबिक जो पर्सन है वो सिर्फ एक जिस्म नहीं है बल्कि एक मुकम्मल इंसान है। जो नर्स होती है उसको पेशेंट की जहनी, जिस्मानी, जज्बाती, सोशल, स्पिरिचुअल तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो पर्सन है अपनी हर सलाहियत को यूज़ कर सके। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट जीन वॉटसन के ने जो माहौल की वैसे तो कोई डिफाइन नहीं किया था उन्होंने, लेकिन इनके नज़रिए के मुताबिक ऐसा माहौल होना चाहिए जहां पेशेंट खुद को महफूज, रिस्पेक्टफुल और जो पुरसुकून है और मोहब्बत के साथ वो महसूस करे, ताकि इसकी जो सेहत है वो बेहतर हो। हेल्थ की बात की जाए तो जीन वॉटसन के मुताबिक सेहत सिर्फ बीमारी ना होने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान का जो फिजिकल है, इमोशनल है, मेंटल है और स्पिरिचुअल है, तमाम चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए। अब जो नर्सिंग है, नर्सिंग में ये होना चाहिए कि नर्स का जो काम है सिर्फ इलाज में मदद करना नहीं है, बल्कि पेशेंट की हर एंगल से देखभाल करना और इलनेस से प्रिवेंशन की एजुकेशन देना और पेशेंट को हेल्थ की रिस्टोर करने में हेल्प करना। तो ये थे मेटा पैराडिग्म। अब 7 एजम्पशंस। 7 एजम्पशंस। फर्स्ट आता है केयरिंग कैन बी इफेक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेटेड एंड प्रैक्टिस्ड ओनली इंटरपर्सनली। यानी देखभाल सिर्फ इंसानों के आपस में इंटरपर्सनली ताल्लुकात के ज़रिए ही की जा सकती है। जो अच्छी केयर होती है, इफ़ेक्टिवली केयर होती है, अगर जो नर्स है और पेशेंट के दरमियान में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इसके अलावा जो हमदर्दी होती है उसका ताल्लुक हो तो बेहतरीन नर्सिंग केयर मुमकिन होती है। सेकंड, caring consists of corrective factors that result in the satisfaction of certain human needs. देखभाल ऐसे करेक्टिव फैक्टर्स पर मुश्तमिल होती है जो इंसान की मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करते हैं। जब नर्स मोहब्बत, हमदर्दी, एहतराम और जो मुनासिब देखभाल होती है वो प्रोवाइड करती है तो पेशेंट की जिस फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल जो ज़रूरियात होती हैं ना वो पूरी हो जाती हैं। थर्ड, इफेक्टिव केयरिंग प्रमोट्स हेल्थ एंड इंडिविजुअल और फैमिली ग्रोथ। अच्छी नर्सिंग केयर ना सिर्फ पेशेंट को जो हेल्थ रिकवरी में हेल्प करती है बल्कि इसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको भी जो होता है ट्रस्टी और रेस्टफुल इन्वायरमेंट और बेहतरीन जो ज़िंदगी है, यानी हेल्थ को प्रमोट करना सिर्फ इसमें ग्रोथ जो परसेंट होती है उसकी नहीं हो रही होती, इसके अलावा उसके फैमिली मेम्बर्स की भी ग्रोथ हो रही होती है। फोर्थ आता है केयरिंग रिस्पॉन्सिस एक्सेप्ट पर्सन नॉट ओनली एज ही और शी इज़ नाउ बट एज व्हाट ही और शी मे बिकम। देखभाल का जो रिस्पॉन्स होता है वो पेशेंट को सिर्फ इसकी जो प्रेजेंट कंडीशन होती है ना उसमें एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि इसकी जो फ्यूचर में उसने क्या बनना है उसको भी दिमाग में रखते हैं। यानी जो नर्स होती है वो पेशेंट को उम्मीद देती है कि वो मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतर होगा, सेहतमंद होगा और अपने काम खुद कर सकता है। Fifth, a caring environment is one that offers the development of potential while allowing the person to choose the best action for himself or herself at a given point in time. देखभाल पर यानी जो नर्स होती है वो पेशेंट पर अपनी जो मर्जी है ना वो नहीं
कर सकती कि यही काम तुमने करना है, नहीं, वो उसको हम एजुकेट करते हैं ताकि पेशेंट खुद बेहतरीन फैसले कर सके, यानी उसको हम बेस्ट ऑप्शन चूज़ करने का मौका देते हैं कि पेशेंट अपनी मर्ज़ी से ट्रीटमेंट करा सके। यानी हम उसको ये नहीं कहते कि आपने यही काम करना है, हम कहते हैं आपकी मर्ज़ी है, यानी पेशेंट की अपनी मर्ज़ी, उसके खुद फैसला करने की जो सलाहियत होती है ना, वो इसमें शामिल हो रही होती है। 6. केयरिंग इज़ मोर हेल्थोगेनिक देन इज़ क्यूरिंग। A science of caring is complementary to the science of curing. यानी सिर्फ दवाएं काफ़ी नहीं होती, यानी मेडिसिन काफ़ी नहीं होती, मोहब्बत, हमदर्दी, इज़्ज़त और इमोशनल जो रिलेशनशिप होती है उसमें भी पेशेंट की जो सेहत है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। यानी केयरिंग और क्यूरिंग दोनों एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। 7. द प्रैक्टिस ऑफ केयरिंग इज सेंट्रल टू नर्सिंग। यानी जीन वॉटसन के मुताबिक नर्सिंग की असल पहचान ही केयरिंग है। अगर नर्स के पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, लेकिन हमदर्दी, एहतराम और मोहब्बत ना हो तो नर्सिंग जो है वो अधूरी रह जाती है, मुकम्मल ही नहीं होती। केयरिंग ही नर्सिंग प्रोफेशन की बुनियाद और रूह है। 7 assumptions of Jean Watson theory of human caring. First, caring is essential to being human. Caring can be effectively demonstrated only interpersonally. Third, caring requires specific knowledge and skills. Fourth, a caring movement, authentic present. 5. Caring occurs within a caring environment, healing space, physical, moral domain, intention of healing, consciousness, that is the environment. 6. The experience of caring modifies nurse and patient. Both are changed. 7. The purpose of nursing science is to promote caring. So this is the 7 assumptions of Jean Watson theory of human caring. Next major concept, corrective factors, transpersonal caring relationship, caring movement. Let's explain. The model operates on the principle that nursing is an ethical commitment to protect, promote, and optimize human dignity through interpersonal relationships. It relies on three pillars. Transpersonal caring relationship, a deep soul-to-soul connection where both the nurse and the patient are altered by the caring encounter. The nurse enters the personal space of the patient to promote healing. Second, the caring moment or caring occasion, the specific point in time where the nurse and patient come together in a human-to-human connection. This movement has the potential to transcend time and space, leaving a lasting imprint on both individuals. Caring, healing, consciousness, the deliberate intention of the nurse to project love, warmth, and healing energy into the environment, recognizing that a person's inner spirit plays a vital role in physical recovery. अब ये मॉडल है, ये इस प्रिंसिपल पर ऑपरेट कर रहा है, इस असूल पर काम कर रहा है कि जो नर्सिंग है एक अखलाकी जिम्मेदारी है, जिसका जो मकसद होता है ना वो इंसानी ताल्लुकात के ज़रिए इंसान की जो इज़्ज़त होती है उसे प्रमोट करना होता है और इसे बेहतरीन सतह पर लेके जाना होता है, यानी प्रोटेक्ट करना होता है, ह्यूमन डिग्निटी को ऑप्टिमाइज भी करना होता है। यानी जीन वॉटसन के मुताबिक नर्सिंग जो होती है ना वो सिर्फ इलाज नहीं है बल्कि एक अखलाकी जो एथिकल कमिटमेंट होती है। नर्स को जो पेशेंट के साथ होता है एहतराम के साथ पेश आना चाहिए, हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए और उससे एक जो होता है एतमाद पर बेस कर रहा होता है ताकि जो पेशेंट की जो डिग्निटी होती है ना, जो ह्यूमन डिग्निटी, वो बरकरार रहे। इसमें 3 प्राइमरी पिलर्स आ जाते हैं। पहला आता है ट्रांसपर्सनल केयरिंग रिलेशनशिप।
ये जो नर्स और पेशेंट के दरमियान रूह से रूह तक एक गहरा ताल्लुक होता है, जहां देखभाल के अमल से दोनों यानी ये जो एक्शन है उससे दोनों इफेक्ट हो रहे होते हैं। और इस ताल्लुक में सिर्फ पेशेंट ही फायदा नहीं उठाता, बल्कि नर्स भी अपने जो एक्सपीरियंस है उससे सीखती है और जज्बाती तौर पर भी बेहतर होती है। जो नर्स होती है ना, ये जो नर्स है, नर्स पेशेंट की ज़ाती और ये पर्सनल स्पेस में ज़ाती और जज्बाती दुनिया में दाखिल होती है, ताकि इसकी जो हीलिंग है वो प्रमोट हो सके। यानी क्या इसका मतलब है, पेशेंट की राजदारी, जो उसके इमोशंस होते हैं, उसके खौफ होते हैं, उसकी उम्मीदें होती हैं ना, उसको समझकर इसकी मुकम्मल देखभाल करना होता है। द केयरिंग मूवमेंट और केयरिंग ओकेजन, यानी ये वो खास लम्हा होता है जब नर्स और पेशेंट एक हकीकी इंसानी ताल्लुक में एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, जब नर्स पूरी तवज्जो, मोहब्बत और हमदर्दी के साथ पेशेंट से बात करती है, तो यही यही केयरिंग मूवमेंट होता है। ठीक, ये जो मूवमेंट है ये वक्त और जगह की हदूद से बढ़कर दोनों जो इंडिविजुअल्स होते हैं उस पर ये लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रिंट छोड़ देती हैं। यानी एक अच्छा रवैया पेशेंट की ज़िंदगी भर याद रख सकता है, और नर्स भी जो एक्सपीरियंस है उससे इम्पैक्ट होती है, यानी असर उस पर होता है। थर्ड, केयरिंग हीलिंग कॉन्शियसनेस, यानी ये जो नर्स का जो डेलिब्रेट इंटेंशंस होती हैं ना और इरादा होता है, वो क्या करते हैं, वो माहौल में मोहब्बत, शफकत और वार्मथ और जो हीलिंग एनर्जी होती है ना वो एनवायरनमेंट में पैदा कर देती है। यानी नर्स का जो पॉजिटिव रवैया होती है पेशेंट की जहनी और जिस्मानी जो सेहत होती है उस पर अच्छा असर डालता है। रिकॉग्नाइजिंग मीन्स मतलब इस बात को तस्लीम करना के, यानी एक्सेप्ट करना कि इंसान की जो अंदरूनी जो स्पिरिचुअल जो पावर होती है ना, वो जो फिजिकल रिकवरी होती है उसमें बहुत वाइटल रोल प्ले कर रही होती है। अगर मरीज उम्मीद, हौसला और इमोशंस या माइंड जो उसका सुकून है वो महसूस करे, तो इसकी जो सेहत की रिकवरी होती है ना वो बहुत बेहतर हो सकती है। जीन वाटसन 10 creative factors, now known as the 10 Caritas processes. First, the formation of a humanistic, altruistic system of values. As a nurse, treat all the patients as he or she is and respect their values even if they are different from your own, and treat each patient and their family as if they were a member of your family. In doing so, this gives satisfaction through giving and creates the extension of the sense of self. यानी नर्स को चाहिए कि हर पेशेंट को इस तरह कबूल करे जैसा वो है, और इसकी जो वैल्यूज़ होती है उनको रिस्पेक्ट करे, चाहे वो इसकी अपनी जो कल्चर वैल्यूज़ हैं उनसे डिफरेंट हो। यानी हर पेशेंट की जो रिलीजन है, कल्चर है और उसके जो पर्सनल जो वैल्यूज़ होती हैं ना उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर इसके अलावा वो कहते हैं कि हर पेशेंट है, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ ऐसा बिहेवियर करो जैसा वो आप अपने ख़ानदान के लोगों के, यानी अपने फैमिली, जैसे वो आपकी अपने फैमिली का हिस्सा होता है, मेंबर होता है, वैसे आप इनके साथ सलूक करें और हमदर्दी के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आना। जो केयरिंग होता है ना उनका बुनियादी प्रिंसिपल होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है। अगर इस तरह आप हिदमत करने से ना जो नर्स है उसको भी सेटिस्फेक्शन होती है और उसकी इंसानी दोस्ती में भी, यानी उसकी एक्सटेंशंस होती है, दूसरों की हिदमत जो नर्स की शख्सियत होती है उसको बेहतर बनाती है। सेकंड है फेथ होप is essential to both the creative and curative processes. When modern science has nothing further to offer the person, the nurse can continue to use faith hope to provide a sense of well-being through beliefs which are meaningful to the individual. Hope यानी उम्मीद, ये केयरिंग और यानी क्रिएटिव और क्यूरेटिव प्रोसेस दोनों के लिए ज़रूरी है। यानी उम्मीद मरीज को सेहत याबी यानी रिकवरी की तरफ लेके जाता है। ठीक है, अगर आप मॉडर्न
साइंस जो है वो मज़ीद इलाज वो नहीं फ्राहम कर सकती, यानी कुछ भी ऑफर नहीं कर रही पर्सन के लिए, तब भी जो नर्स है पेशेंट को उम्मीद और हौसला दे, यानी फेथ और होप दे सकती है। यानी शदीद बीमारी में भी नर्स पेशेंट का हौसला बुलंद रखती है। आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट के मजहबी या पर्सनल जो उसके फेथ होते हैं, बिलीव्स होते हैं, उनका जो एहतराम होता है ना, जो इंसान होता है इंडिविजुअल, उसको जहनी सुकून दे रहा होता है। थर्ड, cultivation of sensitivity to oneself and to others. Development of one's own feeling is needed to interact sensitively with others. The nurses promote health and higher level functioning only when they form person to person relationship. नर्स पहले अपने जज्बात को समझे, फिर पेशेंट के जो इमोशंस होते हैं उनको बेहतर तौर पर समझ सकेगी। यानी दूसरों के साथ जब आप सेंसिटिविटी से में पेश आने लगते हैं तो इंसान को अपने जो जज्बात होते हैं ना उनको भी समझना ज़रूरी होता है। ये और जो नर्सेज होती हैं सेहत को बेहतर उस वक्त बना सकती हैं जब वो पेशेंट के साथ ज़ाती ताल्लुक़ कायम करें, यानी पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप कायम करें, यानी एतमाद और हमदर्दी पर बेस जो हेल्थ रिकवरी रिलेशनशिप होता है ना वो रिलेशनशिप कायम करें। फोर्थ, एस्टैब्लिशिंग अ हेल्पिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप. Characteristics needed to in the helping trust relationship are congruence, empathy, and warmth. Communication includes verbal, non-verbal, and listening in a manner which express empathy and understanding. सिर्फ बोलना नहीं, ठीक है, बल्कि पेशेंट की बात गौर से सुनना भी ज़रूरी है। ये तीन जो सलाहियत है, जैसे कॉन्ग्रुएंस यानी सच्चाई, एम्पैथी हमदर्दी, वार्मथ गर्मजोशी, ये इस ताल्लुक़ के लिए ना ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये जो करैक्टराइज्ड होती हैं, ये जो खुसूसियात होती हैं, ये पेशेंट का जो एतमाद होता है ना, ट्रस्ट हासिल करने में मदद देती हैं। फिफ्थ, द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स both positive and negative. Feelings alter thoughts and behavior, and they need to be considered and allowed for in a caring relationship. Awareness of the feeling helps to understand the behavior it engenders. यानी जो फीलिंग्स होती हैं, इंसान के जो एहसास होते हैं, यानी थॉट्स और उनके जो बिहेवियर्स होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे खौफ, गुस्सा, खुशी और उम्मीद जो पेशेंट के जो बिहेवियर होते हैं ना उनको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें ना फीलिंग्स को समझने से क्या होता है, इंसान के रवैये को यानी उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। यानी जो नर्स होती है पेशेंट के जज्बात को समझकर उसके अकॉर्डिंग देखभाल करती है। 6, द सिस्टमैटिक यूज ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड फॉर डिसीजन मेकिंग. द साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज द ओनली मेथड दैट अलाउज फॉर कंट्रोल एंड प्रिडिक्शन एंड दैट परमिट्स सेल्फ करेक्शन. साइंसी मसला हल करने का तरीका ही ऐसा तरीका है जो दुरुस्त फैसले, यानी इससे जो होती है ना सेल्फ करेक्शन भी होती है, प्रेडिक्शन भी होती है और कंट्रोल भी हो जाता, सेल्फ करेक्शन भी हो जाती है। जो नर्सिंग है उसमें जो ये जो फैसले होते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होते हैं, इससे रिसर्च और साइंटिफिक जो मेथड होते हैं उसकी बेस पर होने चाहिए जितने भी फैसले हैं। 7th, promotion of interpersonal teaching learning. The caring nurse must focus on the learning processes as much as the teaching process. Understanding the person's perception of the situation assist the nurse to prepare a cognitive plan. नर्स को सिखाने के साथ साथ पेशेंट से सीखने के अमल पर भी तवज्जो देनी चाहिए। यानी नर्स पेशेंट की ज़रूरियात और समझ के मुताबिक तालीम देती है, यानी उनको उसके मुताबिक एजुकेट करती है। जैसे पेशेंट के परसेप्शन के बारे में अंडरस्टैंड कर लेती है
और हर पेशेंट मुख्तलिफ अंदाज से जो होती है ना बीमारी को महसूस करते हैं, उनकी हर जो कोग्निशन होती है ना डिफरेंट होती है। जब इंसान को ये चीज़ समझ आ जाती है ना तो इसके मुताबिक प्लानिंग करके पेशेंट को एजुकेट किया जाता है। 8. Provision for a supportive protective environment. Watson divides these into external and internal variables which the nurse manipulates in order to provide support and protection for the person's mental and physical well-being. Nurse must provide comfort, privacy and safety as a part of this creative factor. अब ये देखिए, इसमें जो वाटसन होते हैं ना, उन्होंने माहौल को एक्सटर्नल और इंटरनल वेरिएबल में डिवाइड किया है, यानी दोनों किस्म के जो वेरिएबल्स होते हैं पेशेंट की हेल्थ पर इफ़ेक्ट डाल रहे होते हैं। यानी नर्स पेशेंट की जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए क्या करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन भी। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जो नर्स होती है वो कंफर्ट, प्राइवेसी और सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं पेशेंट को, और ये अच्छी नर्सिंग की बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो ये चीज़ें हैं। 9th आता है असिस्टेंस विद द ग्रेटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड। इट इज़ बेस्ड ऑन a hierarchy of needs similar to that of the Maslow's. Each need is equally important for quality nursing care and the promotion of optimal health. All the needs deserve to be attended to and valued. ये बेस कर होता है बेसिकली हायरार्की ऑफ नीड्स पे, और ये इससे मिलता जुलता भी होता है। पहले बेसिक नीड्स पूरी की जाती है, फिर उससे ऊपर पहुंचा जाता है, और जिस्मानी, जहनी, सोशल, स्पिरिचुअल तमाम जो ज़रूरियात होती है ना उसका ख्याल रखा जाता है। ये तमाम जब नीड्स जो उनसी होती है, कोई भी ज़रूरत होती है ना उसे मामूली नहीं समझा जाता और ना ही समझना चाहिए। 10th allowance for existential phenomenological forces. Phenomenology is a way of understanding people from the way things appear to them, from their frame of reference. Existential psychology is the study of human existence using phenomenological analysis. Thus, the nurse assists the person to find the strength or courage to confront life or death. फिनोमिनोलॉजी इन ये लोगों को इनके अपने जो उनके वेज ऑफ थिंकिंग होती है ना वो समझने का तरीका है। यानी नर्स को पेशेंट की नज़र से इसके जो मसाइल होते हैं ना उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, ये जो फिनोमिनोलॉजिकल जो एनालिसिस होती है उसके ज़रिए इंसानी ज़िंदगी और इसके वजूद का स्टडी होती है ना वो की जाती है। ये इंसान के मकसद, ज़िंदगी का खौफ, उम्मीद और फैसलों को समझने में मदद देती है। इस तरह जो नर्स होती है पेशेंट की मदद करती है कि वो ज़िंदगी या मौत जैसे मुश्किल हालात का हौसले और हिम्मत के साथ सामना कर सके। ख़ास तौर पर शदीद बीमारी या आखिरी मराहिल में जो नर्स पेशेंट को इमोशनल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देती है ताकि खौफ की बजाय वो चीज़ों का, हालात का सामना कर सके। इंडिविजुअल, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली जिसमें हमने ह्यूमनिस्टिक, altruistic system of value, faith and hope, sensitivity to self and others, helping, trusting, human care relationship, expressing positive and negative feelings, creative problem solving, caring process, transpersonal teaching learning, gratification of human needs, existential phenomenological forces, supportive, protective and or corrective mental, physical, societal एंड स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट। तो ये तमाम चीज़ें इंडिविजुअल की कंप्लीट होनी चाहिए। ये हैं 10 क्रिएटिव फैक्टर्स। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसपर्सनल केयरिंग रिलेशनशिप। अब इस ट्रांसपर्सनल का क्या मतलब होता है, इससे आगे मीन्स टू गो बियॉन्ड वंस ओन ईगो एंड रीच अ डीपर
स्पिरिचुअल कनेक्शन वाइल कन्फ्रंटिंग आ पेशेंट, यानी ट्रांसपर्सन से आगे ईगो का मतलब है कि अपनी ज़ात से बढ़कर पेशेंट को तसल्ली देते हुए इसके साथ एक गहरी रूहानी ताल्लुक कायम करना। जीन वाटसन के मुताबिक नर्स को अपने जो जिम्मेदारियां होती हैं ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पेशेंट के जो इमोशंस होते हैं, स्पिरिचुअल कैफियत होती है और इमोशंस को भी समझना चाहिए। यानी सिर्फ अपनी ड्यूटी कंप्लीट नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये तमाम चीज़ें भी समझनी चाहिए। इस तरह जो नर्स होते हैं पेशेंट के दरमियान में एक ट्रस्टफुल और एक फेथफुल इन्वायरमेंट कायम हो जाता है। और ये जो ट्रांसपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं ये डिपेंड करता है कमिटमेंट फ्रॉम द नर्स टू इनहेंस एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी एंड अवेयरनेस फ्रॉम द नर्स that they have the ability to heal. The nurse must go beyond the objective role. ये जो ट्रांसपर्सनल रिलेशनशिप होता है ना, ये डिपेंड कर रहा होता है कि नर्स को हर पेशेंट के साथ ना एक एहतराम, इज़्ज़त और इक्वल जो सलूक होता है ना वो करना चाहिए, चाहे उसकी उम्र, मजहब, ज़बान या हैसियत कुछ भी हो। फिर वो बात करते हैं अवेयरनेस के बारे में कि नर्स सिर्फ दवाएं देने वाली नहीं, बल्कि अपने रवैये, हमदर्दी, हौसला अफजाई और पॉजिटिव अंदाज से भी पेशेंट की जो सेहत है ना उसमें अपना एक अहम रोल प्ले कर रही होती है। फिर इसके अलावा सिर्फ इंजेक्शन लगाना या दवा देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रोल ये होता है कि पेशेंट के एहसास सुनना, उसका खौफ कम करना, इसे जो जज्बाती सहारा देना भी नर्स की जिम्मेदारी है। अब आता है केयरिंग ओकेजन या केयरिंग मूवमेंट। वाटसन स्टेटेड दैट व्हेन ह्यूमन केयरिंग इज क्रिएटेड द नर्स एंड पेशेंट कम टुगेदर टू क्रिएट अ मूवमेंट एंड दिस इज नोन एज द केयरिंग ओकेजन एंड केयरिंग मूवमेंट। शी फील्स एज thought the nurse and the patient must aware of the caring moment so as to make appropriate choices and actions. Thereby the nurse without knowing becomes a part of the patient's life history. केयरिंग ओकेजन यानी देखभाल का खास लम्हा, ये वो लम्हा होता है जब नर्स पूरी तवज्जो, मोहब्बत और एहतराम और हमदर्दी के साथ जो पेशेंट्स है उसको एजुकेट करती है, और यही जो पेशेंट की रिकवरी में बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। इसके मुताबिक जो जीन वाटसन के मुताबिक था, वो जो नर्स होती है और जो पेशेंट होते हैं वो दोनों को इस केयरिंग मूवमेंट की अहमियत का एहसास होना चाहिए, ताकि वो एक अच्छे फैसले कर सके और एक्शंस भी उसके एक्यूरेट हों। अगर नर्स और पेशेंट एक दूसरे को समझे और ट्रस्टफुल रिलेशनशिप कायम हो तो इलाज बहुत अच्छा हो सकता है। इस तरह क्या होता है कि पेशेंट अगर इस नर्स को ज़िंदगी भर याद रखता है, जिससे मुश्किल वक्त में आपको इज्जत दी हो और हमदर्दी के साथ इसकी देखभाल की हो। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ, यानी थ्योरी की खूबियाँ क्या थी। दिस थ्योरी प्लेसेस क्लाइंट इन द context of the family, the community and the culture. It places the client as the focus of practice rather than the technology. यानी ये थ्योरी पेशेंट को इसके ख़ानदान, इसकी कम्युनिटी और इसके कल्चर के लिहाज से देखती है। यानी पेशेंट की देखभाल करते वक्त इसके ख़ानदान, इसके सोशल, इसके कल्चर को भी अहमियत देनी चाहिए। ये जो थ्योरी होती है ये टेक्नोलॉजी की बजाय जो पेशेंट को नर्सिंग प्रैक्टिस का एक सेंट्रल नुक्ता बनाती है, यानी फोकस पॉइंट बनाती है, फोकस ऑफ प्रैक्टिस बनाती है। मशीनों और जो इंस्ट्रूमेंट्स है उससे ज़्यादा हम पेशेंट की ज़रूरियात, उसके जो इमोशंस होते हैं और उसकी रिस्पेक्ट होता है उसको समझा जाता है। वीकनेस, biophysical needs are given less important. Psychosocial needs of the person is highlighted. Unpredicted outcomes in each situation. यानी बायोफिजिकल ज़रूरियात को कम अहमियत दी गई है। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी में जज्बाती और जो स्पिरिचुअल है उन पर ज़्यादा जोर दिया गया है, जबकि जो फिज़िकल नीड्स होती है ना उस पर बहुत कम तवज्जो दी गई है। ये थ्योरी पेशेंट के जज्बात, जहनी सुकून और सोशल रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल जो कैफियत होती है ना
उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रही है ये थ्योरी, क्योंकि हर पेशेंट के जो इमोशंस होते हैं, उसकी कंडीशंस होती हैं, उसके जो एक्शंस के रिएक्शंस होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। इसलिए केयरिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं या आउटकम्स होते हैं वो हर सिचुएशन में डिफरेंट होते हैं। कंक्लूजन, नतीजा क्या निकलता है? इंकरेजिंग अ मोर इमोशनल एंड ओपन अप्रोच टू द केयर ऑफ पेशेंट्स इन अ हेल्थ केयर प्रैक्टिस। नर्सेस आर encouraged to engage authentically and spiritually with their patients and their patients' families, developing a relationship that is helping trusting, enabling the expression of both positive and negative feelings। ये जो होता है ना, ये थ्योरी सेहत की देखभाल में यहाँ पेशेंट के साथ ज़्यादा जज्बाती और हमदर्दाना रवैये अपनाने की जो इंकरेज कर रही होती है। नर्स को चाहिए वो पेशेंट से अच्छे तरीके से बात करे ताकि पेशेंट खुद को महसूस करे। नर्सिस की जो हौसला अफजाई की जाती है, ताकि इनकरेज किया जाता है, उनको इनकरेज करो ताकि वो पेशेंट और उसके ख़ानदान के साथ खलूस, ऑथेंटिकली और स्पिरिचुअली उनको इंगेज कर सके। ठीक है, और नर्स को सिर्फ पेशेंट ही नहीं बल्कि इसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। इनको एक रिलेशनशिप करना चाहिए जो कि हेल्पिंग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप है। ये इनेबल करता है बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग के एक्सप्रेशंस को। जीन वॉटसन के मुताबिक बेहतरीन नर्स वो है जो ऐसा सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे जहां पेशेंट खौफ के बगैर, डर के बगैर अपने गम, गुस्से, खौफ, खुशी या उम्मीद जैसे तमाम इमोशंस होते हैं ना, उनको वो एक्सप्लेन कर सके। इससे उसका जो ट्रस्ट होता है वो बढ़ता है और पेशेंट्स की जो होलिस्टिकल अप्रोच होती है ना वो इम्प्रूव होती है। तो ये थी जीन वॉटसन थ्योरी। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।